हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। ये आपकी पेड क्लास का वीडियो लेक्चर नंबर 15 होगा। इससे पहले हमारी 14 क्लासेस यानी 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मिनी एपिक इन वर्स स्टोरी इन वर्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस आपको दिए गए ओड, एपिक, बैलेट या सोनेट। सही आंसर होगा मिनी एपिक इन वर्स कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बैलेट को। बात अगर करूँ मैं बैलेट की तो ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है आपका बैलेट। फ्रेंच वर्ड बैलेट से ये वर्ड बैलेट लिया गया है, जिसका मतलब होता है आपका टू डांस। क्या होता है? टू डांस होता है। यानी जो बैलेट वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रेंच वर्ड बैलेट से हुआ है। एक फेमस बैलेट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो द राइम ऑफ द एंशिएंट माइंडर, जो कि फेमस बैलेट का एग्जांपल है, जो कि किसने लिखी है? आपकी एस.टी. कॉलेज ने लिखी है। जिसमें आपको वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक करके आपको लाइंस देखने को मिल जाती हैं। जो बैलेट का स्टेंजा होता है वो आपका क्वाट्रेन में होता है। ABCB इसकी राइम स्कीम होती है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी सोनेट की ओर। जो आपका सोनेट वर्ड है, सोनेट आपका 14 लाइन्स की पोएम होती है, जिसमें आपका विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस सोनेट आती है, जिसे आप लोग सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे के लिए जानते हैं। सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे के लिए। इसके साथ साथ हाउ डू आई लव करके भी एक एलिजाबेथ बेरे ड्राउनिंग की एक सोनेट है। बात अगर करूँ सोनेट की तो इसकी खासियत ये होती है, ये एक फिक्स्ड राइम स्कीम में लिखी जाती है और 14 लाइन्स की होती है सोनेट। आपको पता है कि साढ़े 10 लाइन की या आपका 11 लाइन की भी सोनेट होती है। कर्टिल सोनेट आप जिसे कहते हैं, इसी भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी एपिक की ओर। एपिक का मतलब हिंदी में, जिसे शुद्ध हिंदी में आप लोग महाकाव्य कहते हैं, जैसे आपके रामायण महाभारत, ये सभी आपका एपिक में आते हैं। लेकिन जो आपने जॉन मिल्टन का आपने सुना होगा पैराडाइज लॉस्ट, वो भी एक ग्रेट एपिक माना जाता है, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। अगर आपसे से यूकेएसएससी अगर इसकी खासियत पूछिएगा, अगर आपको ऑप्शन में, जैसा कि इस बार आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर स्टेटमेंट बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन देता है, उसमें एपिक के ऑप्शन में अगर आपको देगा हैज़ ऑल्सो बीन लूजली यूज टू डिस्क्राइब नोवेल्स, तो वो भी इसका सही ऑप्शन होगा। यानी इसे आजकल नोवेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी लूजली तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे अगर बात करूँ लियो टॉल्स्टॉय का जो आपका वॉर एंड पीस है, ये होने का एक नोवेल है, बट इसे भी आपका एपिक की कैटेगरी में रखा जा रहा है। ये मैं बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ओड, आपका ऑप्शन दिया है। ओड का मतलब भी एक तरीके से पोएम्स हैं ओड। इसमें ये होता है कि इसमें डायरेक्ट एड्रेस होता है किसी को। यानी जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जो इसमें किसी भी इंडिविजुअल आइडिया को या किसी भी इवेंट को प्रेज़ किया जाता है ओड के थ्रू। और दूसरी बात यह है, आपने ओड टू द वेस्ट विंड, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्थ करके आपने जॉन कीट्स की जो पोएम्स हैं इनको सुना होगा। इसमें को पुकारा जाता है, आप देखेंगे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड करके। ज़्यादातर जो ओड्स होती हैं उनकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपके आपके इन्वोकेशन से शुरू होती है या आपका एपिस्टोपी से शुरू होती है ओड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ इंटररिलेटेड एक्शंस एंड थॉट्स arranged by the author। again I repeat, the structure of interrelated actions and thoughts arranged by the author। इसे हम क्या कहेंगे? बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, टर्मोलॉजी से लिया गया लिटरेचर की। सीन कहेंगे, एक्ट कहेंगे, प्लॉट कहेंगे या एंथोलॉजी कहेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लॉट हम उसे कहते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग एंथोलॉजी की ओर गए होंगे, जो कि आपका गलत आंसर है। एंथोलॉजी आपका एक सीक्वल होता है पोएम्स का। जैसे अगर मैंने आपसे भी बहुत सारी पोएम्स लिखने के लिए कहा और मैंने एक आपका अखबार में दे दिया कि आप सभी लोग अपनी पोएम्स करके आप मुझे देंगे, पोएम्स लिख के आप मुझे देंगे, फिर मैं आपकी उन सभी पोएम्स को एक बुक में आपका पब्लिश कराऊंगा, तो वो बुक कही जाएगी आपकी एंथोलॉजी कही जाएगी। बात अगर करूँ सीन और एक्ट की, तो आपको पता है एक्ट जो होते हैं वो सीन के अंदर आते हैं। यानी किसी प्ले में, जैसे अगर मैं कहूँ 5 सीन हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आपको एक्ट देखने को मिलेंगे। प्लॉट आपका जो इंटर रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसी को हम लोग प्लॉट कहते हैं। एंथोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे आपके बहुत सारे पोइट्रीज़ का कलेक्शन एक सीक्वल में आपको देखने को मिलता है, उसे हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। सीन और एक्ट आपको पता है एलिजाबेथन प्लेस के ही टाइम से सीन और एक्ट की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे आपका एलिजाबेथन एज के अगर आप शेक्सपियर के प्लेस देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सीन और एक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर मैनी सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री देयर वॉज नो सिटी फेमस डैश द सिटी ऑफ उज्जैन। बेसिक सा क्वेश्चन है, फिफ्थ या सिक्स की क्लास का क्वेश्चन है। इसी तरीके के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके LT के एग्जाम में बनने हैं। इस बार ट्रिकी क्वेश्चन बनने हैं, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष का आपने बयान भी सुन ही लिया होगा, जो आपका वीडियो उनकी चल रही है आजकल। तो उसमें आयोग के अध्यक्ष ने साफ तरीके से कहा है कि थोड़ा सा आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी क्वेश्चंस आप इसमें देख रहे हैं यही आपके स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैनी सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री देयर वॉज नो सिटी फेमस डैश सिटी ऑफ उज्जैन। उम्मीद है आपने आंसर अपना लगा लिया होगा। ज़्यादातर ने इसमें आंसर आपका सच एज लगाया होगा, लाइक लगाया होगा या एज लगाया होगा या सो लाइक लगाया होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एज इसका सही आंसर है। फॉर मैनी सेंचुरीज
इन इंडियन हिस्ट्री देयर वॉज नो सिटी फेमस एज द सिटी ऑफ उज्जैन। अब इन छोटे छोटे जो ऑप्शन है इनमें आपका डिफ्रेंशिएशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर भी आपको दो चीज़ें सेम देखने को मिलती हैं, जैसे अगर आपने मैथ्स की भी बुक में अगर आपने पहले से देखा होगा, जहाँ पे आपको दो सर्कल आपको देखने को मिलते हैं तो उनके बीच में आपका एज से उसको कंपेयर किया जाता है। अगर बात करूँ सच एज की, तो सच एज आप लगाते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए, जहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने होते हैं। और सो लाइक का मतलब होता है काफ़ी हद तक जो चीज़ सिमिलर होती है उसे हम लोग सो लाइक कहते हैं। और लाइक का मतलब मैंने आपको बताया यानी किसी के जैसा। और लाइक वहाँ पे आता है जहाँ पे आपके पास चॉइसेस होती हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं थी। आपको उसने सिंपल से आपको दो चीज़ें दी थी, आपने उनके बीच में कंपेयर करना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका एज। यही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप आज तक आपके एलटी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है आपका 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्ले हाउस एस्टेब्लिश इन 16th सेंचुरी। ऑप्शन आपको दिए गए स्वान, ग्लोब, होप या फॉर्च्यून रोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका ऐसा आंसर है जो कि ये एक ऐसा प्ले हाउस है जो कि 16th सेंचुरी में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। केवल रोज़ नाम का आपको हाउस देखने को मिलेगा 16th सेंचुरी में। ये आपको फैक्ट ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, यानी स्वान थिएटर, ग्लोब थिएटर और होप थिएटर, ये तीनों ही आपका 16th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे प्ले हाउस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द पोएम ऑफ टी.एस. इलियट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले प्रिंस ऑफ टायरे। ऑप्शंस आपको दिए गए, फैमिली रीयूनियन, मारियाना मारियाना या द वेस्टलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये जो आपको अभी डेमो क्लास दी जा रही है ये हमारे ऑनलाइन कोर्स की डेमो क्लास है, जो कि आपका 2,000 रुपये जिसकी फ़ीस है। और इस 2,000 रुपये में आपको डेली यानी आपको हफ्ते में 4 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको 10 MCQ ऐसे ही आपको डिटेल में डिस्कस कराए जाएंगे। उनके ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा, यानी 10 इंटू अगर आप 4 करेंगे तो आपके 40 तो केवल आपको फैक्ट बताए जाएंगे 40 चीज़ों के बारे में। और हर एक ऑप्शन के बारे में आपको मैं कम से कम 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, तो लगभग आपके 150 से 200 फैक्ट आपके एक दिन में रिवाइज होंगे। एलटी के ही लेवल के लिए ये MCQ सीरीज़ और जो आपका मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, वही लोग इसे ज्वाइन करें जो केवल आपका उत्तराखंड एलटी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो, बाकी लोग इसे ज्वाइन ना करें। और ये जो इसकी फ़ीस है 2,000 रुपये बहुत ही मिनिमम प्राइस आपका रखा गया है, जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद बढ़ जाएगी। इसलिए आपने ये पूरे कोर्स की फ़ीस है जिसमें लगभग आपको 50 से ज़्यादा ही क्लासेस आपको दी जाएंगी 2,000 रुपये की फ़ीस में। और लगभग ये आपका पेपर होने से आपके 1 महीने पहले तक आपको कंप्लीट कोर्स आपका करा दिया जाएगा एलटी का। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये केवल MCQ बेस्ड कोर्स है। जिस तरीके के MCQ अभी आप देख रहे हैं, MCQ की ही इसमें खूबसूरती है। जिस लेवल का आपसे आयोग पूछता है उसी लेवल के MCQ को फॉर्म किया गया है। चलिए बढ़ता हूँ उसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 60 नंबर के क्वेश्चन का, एक मरीना नाम की पोएम है जो कि T.S. इलियट ने लिखी है, और ये बेस्ड आपके शेक्सपियर के प्ले प्रिंस ऑफ टायरे पे। ध्यान दीजिएगा, मरीना और मारियाना में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मरीना जो आपकी पोएम है किसने लिखी है, T.S. इलियट ने लिखी है, और मारियाना पोएम भी किसने लिखी है, T.S. इलियट ने। बात अगर करूँ मैं अदर ऑप्शंस की, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फैमिली रीयूनियन करके एक वर्क है T.S. इलियट का। अब जो फैमिली रीयूनियन करके ये वर्क है, ये प्ले है या पोएट्री है? ध्यान दीजिएगा, ये एक क्या आपका प्ले है। ये बेसिक चीज़ें आपकी एक्यूरेसी क्लियर रहनी चाहिए कि प्ले है तो है, पोएम है तो है, क्योंकि ये ही आपके स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके बन के आएंगे। तो फैमिली रीयूनियन एक प्ले है जिसकी सेटिंग आपको विशवुड में देखने को मिलेगी। जिसकी सेटिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, WISH विशवुड में आपको देखने को मिलेगी। स्टेटली होम ऑफ विशवुड इसका पूरा नाम है, जहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है फैमिली रीयूनियन की। ये एक प्ले है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये जो प्ले है ये आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, लेकिन ऐसा ब्लैंक वर्ड्स है जिसमें आपका इयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ नहीं किया गया है। अगेन आई रिपीट, जो T.S. इलियट का फैमिली रीयूनियन प्ले है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है विदाउट यूजिंग इयम्बिक पेंटामीटर। अगर मैं बात करूं T.S. इलियट की, तो यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन आपके कुछ बनते हैं। जैसे T.S. इलियट का आपका लाइफ स्पैन आपसे पूछ सकता है, जो कि आपका 1888 से लेकर के 1965। और T.S. इलियट कौन सी सेंचुरी के राइटर हैं, आपका 20th सेंचुरी के राइटर हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफॉक करके आपने इनका वर्क सुना होगा T.S. इलियट का। अगेन आई रिपीट, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफॉक। द वेस्टलैंड करके इनकी एक पोएम है जो कि 5 पार्ट में है, BGFEW करके मैंने आपको याद कराया था, यानी द बरियल ऑफ डेथ, गेम ऑफ चेस, इस तरीके से इसका सीक्वेंस था 5 पोएम्स का। इसके साथ साथ द कॉकटेल पार्टी और आपका 4 क्वार्टेट्स करके भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन है T.S. इलियट का। जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाता है वो ये है कि T.S. इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में। कब मिला था? 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था T.S. इलियट को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द वेस्टलैंड की, तो मैंने आपको बता ही दिया 5 पार्ट में इस पोएम को लिखा गया है द वेस्टलैंड को। सबसे अच्छी बात द वेस्टलैंड में ये है कि ये जो
वेस्टलैंड है ये 5 पार्ट में लिखी गई है और 5 जो पार्ट हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था BGFW करके आपने याद करा था, यानी द बरियल ऑफ डेथ, द गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन और आपका डेथ बाय वाटर और व्हाट द थंडर सेट करके आपने इन्हें याद रखना है। इसके 5 पार्ट को पिछली बार उत्तराखंड लेक्चरर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उनका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड आई विल गो टू बेड एट नून हु स्पीक्स। ये जो लाइन्स हैं एंड आई विल गो टू बेड एट नून, ये किसने कही हैं? पोलोनियस ने कही है आपका हेमलेट में, या एरियल ने कही है आपका द टेम्पेस्ट में, या सर एंड्रू ग्रूचुक ने कही है आपका ट्वेल्थ नाइट में, या द फूल ने कही है किंग लियर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर एंड्रू ग्रूचुक ने ये लाइंस कही हैं जो कि ट्वेल्थ नाइट में करेक्टर है। ये लाइन काफ़ी फेमस है, एंड आई विल गो टू बेड एट नून, यही लाइन आपको ट्वेल्थ नाइट में कही गई हैं सर एंड्रू ग्रूचुक के द्वारा। अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, जैसे आपको हेमलेट दिया है, हेमलेट को आपका प्ले विद इन अ प्ले भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि प्ले विद इन अ प्ले शेक्सपियर के किस प्ले को कहा जाता है तो हेमलेट को कहा जाता है। बेसिक सी बात अपने हेमलेट के बारे में ये ध्यान रखनी है कि इसमें 5 एक्टें हैं और 28 सीन हैं। 5 एक्ट 28 सीन से मिलकर हेमलेट प्ले आपका बना है। जो आपका पहला एक्ट है उसमें आपको 7 सीन दिए गए हैं। यही बेसिक जो जानकारी आपकी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अगेन आई रिपीट, 5 एक्ट दिए गए हैं, 5 एक्ट और 28 सीन आपको हेमलेट प्ले में है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर बात करूँ ऑप्शन नंबर सी यानी द टेम्पेस्ट की। द टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, आपको पता होगा द टेम्पेस्ट, और ये भी आपका 5 एक्ट में लिखा गया है और हेमलेट भी आपका 5 एक्ट में लिखा गया है। और द टेम्पेस्ट कब लिखा गया था? 1611 में लिखा गया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द टेम्पेस्ट आपका ट्रेजेडी में आता है, आपका कॉमेडी में आता है, या रोमांटिक कॉमेडी में आता है। बात अगर करूँ मैं किंग लियर की, आपको पता है यहाँ पे किंग लियर की 3 बेटियाँ होती हैं, ठीक है। गोनरिल, रेगन करके उनका नाम है किंग लियर का। आपने इन्हें भी ध्यान रखना है, जो कि आपके शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में से एक है किंग लियर। हुकम करके आपने नाम सुना होगा, HOKM हुकम। H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। तो ये जो किंग लियर है ये भी इसमें एक बूढ़ा आदमी होता है और उसकी 3 बेटियाँ होती हैं, गोनरिल, रेगन और एक और का नाम होता है कॉर्डिलिया के नाम से हम जिसे जानते हैं। कॉर्डिलिया, गोनरिल और रीगन करके इनकी 3 सिस्टर्स हैं आपकी, किसकी? द किंग लियर की। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62 आपको दिया गया है, शैली पोर्ट्रेज द वेस्ट विंड एज। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, द डिसस्टेबलाइजिंग फोर्स, अ क्रिएटिव फोर्स, एन इमेज ऑफ इंडिविजुअलिज्म और अ डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिव फोर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वेस्ट विंड को आपका पोर्ट्रे किया गया है अ डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिव फोर्स की तरह। द वेस्ट विंड मैंने आपको बताया था, जो कि PB शैली की एक पोएम है, ओड टू द वेस्ट विंड। इस पोएम में आपने बेसिक सा फैक्ट ध्यान रखना है, ये लिखी तो आपका 1819 में गई थी, लेकिन अगर आपसे पब्लिशिंग ईयर पूछेगा तो आपने 1820 उसका आंसर करना है। अगेन आई रिपीट, लिखी गई है 1819 में और पब्लिश की गई आपका 1820 में। 5 पार्ट्स में लिखी गई है। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में लिखी गई है, विथ 5 स्टेंजा ईच, यानी 5 पार्ट में लिखी गई है और हर पार्ट में आपके 5 स्टेंजा आपको देखने को मिलेंगे ओड टू द वेस्ट विंड में। ओके, और जो पहले जो 4 स्टेंजा होंगे वो आपको टर्सिट्स में देखने को मिलेंगे। किसमें? टर्सिट में आपको देखने को मिलेंगे, यानी 4 लाइन के स्टेंजा में आपको पहले के जो ये आपको देखने को मिलेंगे, पहले के 4 स्टेंजा। टर्सिट्स का मतलब भी आपने ध्यान रखना है। टर्सिट्स का मतलब होता है आपका 3 लाइन के स्टेंजा से। 3 लाइन के स्टेंजा को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सिट्स बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, जो ओड टू द वेस्ट विंड है ये आपका कितने पार्ट्स में लिखी गई है? 5 पार्ट में लिखी गई है। और हर एक पार्ट में कितने स्टेंजा हैं आपके? इसके 5 स्टेंजा हैं। और 5 स्टेंजा में से भी, अगेन आई रिपीट, 5 स्टेंजा से भी जो फर्स्ट के 4 स्टेंजा हैं वो आपका किस में लिखे गए हैं? टर्सिट्स में लिखे गए हैं, यानी आपका 3 लाइन के स्टेंजा में लिखे गए हैं। उसके बाद आपको एक कपलेट देखने को आपको मिलेगा। ये हुई आपका किसकी बात? ओड टू द वेस्ट विंड की बात। नेक्स्ट आता है आपका 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेक। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ग्रामर की बुक से आपका लिया गया है। आपने बताना है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको LT के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छोटे होंगे बट थोड़ा सा ट्रिकी होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो को रोक के पहले, और आप लाइक भी करेंगे वीडियो को, तभी आपके पास नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेक इज़, वेक होगी, वोक होगी, वेकन होगी या वोकन होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वोकन वेक की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64, हु रोट द ऐसे सर रोजर एंड द विडो।
ये आपको थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये जो ऐसे है ये आपका कहाँ दिया गया है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपका मेंशन है, बीए के सिलेबस में, कि ये ऐसे सर रोजर एंड द विडो किसने लिखा है। यहाँ पे विडो है, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसिस बेकन ने, जोसेफ एडिसन ने, रिचर्ड स्टील ने, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। इसका जो सही आंसर है, ये जो लिखा है वीडियो वाला जो ऐसे है, ये है आपका रिचर्ड स्टील साहब का। अगेन आई रिपीट, किसने लिखा है, रिचर्ड स्टील ने लिखा है। स्टील और एडिशन आपको पता होना चाहिए, ये दोनों ने मिलके स्पेक्टेटर क्लब बनाया था। किस क्लब को फॉर्म किया था, स्पेक्टेटर क्लब को फॉर्म करने वाले ये दोनों ही राइटर थे, जो कि 18वीं सेंचुरी के राइटर हैं, स्टील और एडिशन। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो एडिशन ने भी एक सेम मिलता जुलता वर्क लिखा है, जिसका नाम आपका सर रोजर एट द थिएटर। अगेन आई रिपीट, सर रोजर एट द थिएटर किसने लिखा है, जोसेफ एडिसन ने। और सर रोजर एंड द विडो किसने लिखा है, रिचर्ड स्टील ने लिखा है। दोनों 18वीं सेंचुरी के राइटर हैं। अगर बात की जाए फ्रांसिस बेकन की, तो ऑफ ग्रेट प्लेस और ऑफ स्टडीज़ करके इनके दो वर्क आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लगे हैं। और ओलिवर गोल्ड स्मिथ के भी वर्क आपको देखने को मिलेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने एक कौन सा वर्क लिखा है जो कि आपका मेंशन है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, द मैन इन ब्लैक एंड द टिब्स। द मैन इन ब्लैक और द टिप्स करके एक वर्क है जो कि आपके ओलिवर गोल्ड स्मिथ के वर्क हैं। ये आपको वर्क के नाम आपको सभी के पता होने चाहिए। द मैन इन ब्लैक और द टिप्सेस करके इनका वर्क है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अगेन आई रिपीट, ओलिवर गोल्ड स्मिथ कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रांसिस बेकन के बारे में आप जानते ही हैं, जिन्हें कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। और फ्रांसिस बेकन जो कि आपका, इन्होंने फिलोसफिकल वर्क भी लिखे, लेटिन लैंग्वेज भी ये जानते थे फ्रांसिस बेकन साहब। नेक्स्ट आता है आपका, टू हिज लव डिनोट टू विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर। यही बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, ये आपका यूनिवर्सिटी के सिलेबस से लिए गए हैं। टू हिज लव डिनोट टू विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर। सोनेट नंबर 133 को हम कहते हैं, सोनेट नंबर 14 को, सोनेट नंबर 154 को, या सोनेट नंबर 18 को, ये आपने बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सोनेट नंबर 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, टू हिज लव बोलते हैं। अच्छा, तो हम बाकी सोनेट की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आपका सोनेट नंबर 18 है उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू हिज लव बोलेंगे। लेकिन जो आपका सोनेट नंबर आपका 16 आपको दिया गया है, जो कि आपका ट्रू लव के लिए जाना जाता है, सोनेट नंबर 116 जो कि ट्रू लव के लिए जाना जाता है, जो कि किसका, आपका शेक्सपियर का ही है। उम्मीद है आपको बाकी सोनेट भी आप लोग सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताएंगे। मैं फिर से बता दूं, सोनेट नंबर 116 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रू लव के नाम से। और सोनेट नंबर 18 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टू दिस लव, जो कि मैंने आपको बताया टू हिज लव के लिए। यही दो सोनेट आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लगे हैं, और यही आपके यूकेएसएससी की एलटी का सिलेबस भी रहने वाला है। बाकी क्वेश्चंस को मैं फिर से डिस्कस करूंगा शेयर होने के बाद। जिसने भी बैच ज्वाइन करना है वो लोग फ़ोन कर सकते हैं, और जब भी आपको ज्वाइन करना हो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, कभी भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप इसे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।